Hi everyone, welcome back to our family, the Torque Study. I am Dibyanshu Patel and I am here to help you learn things with each. हमने कल कहाँ तक बात किया था? हमने बात किया था कहाँ तक? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने क्या क्या बात किया था कल? हमने बात किया था कल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका यूज क्या है, उसके बाद हमने इसका केस देखा था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के केसेस कितने केसेस होते हैं? 3। कौन कौन से? नॉमिनेटिव, जेनेटिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव क्या होता है? जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, ठीक है, तो वो किस केस में होता है? नॉमिनेटिव। उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो, यूज हो रहा है, तो वो कौन सा केस होता है? एक्यूजेटिव। और अगर वो पोसेशन दिखा रहा है तो वो कौन सा केस होता है? जेनेटिव। हमने इतना देख लिया था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हम जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इन तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, ये भी हमने देख लिया था प्रॉपर तरीके से, ठीक। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो भैया आप पूछ लेना, बाकी मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक रहेगा हमारा क्या, बताता हूँ मैं। वो टॉपिक रहेगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इस प्रोनाउन को आज हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए एक सेकंड, ठीक हो रही है रिकॉर्डिंग। कल क्या हुआ कि 4-5 बार मैंने रिकॉर्डिंग की और वो बार बार बीच में बंद हो जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। देखिए, हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, हमने हर चीज़ को कैसे समझा था, उसके डेफिनेशन से, और डेफिनेशन से पहले हम एक सीन क्रिएट करते हैं जिसमें चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, आज का क्या है कि हमने अभी तक जब भी प्रोनाउन का यूज किया तो कैसे यूज किया, उसको ज़रूरत क्या थी हमारी? हमारी ज़रूरत ये हुआ करती थी कि हमारे पास एक पैराग्राफ हुआ करता था, या हम किसी से बात करते थे तो क्या करते थे कि उसमें पहले हम किसी नाउन को मेंशन करते थे, किसी नाउन के बारे में बात करते थे या किसी का नाम लेते थे, ये सब करते थे। तो हम क्या होता था कि उसको बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे? प्रोनाउन को यूज करते थे। मतलब हम नाउन को सब्सटीट्यूट करते थे, किसके द्वारा? प्रोनाउन के द्वारा, या नाउन को रिप्लेस करते थे प्रोनाउन के द्वारा। अब ऐसा सिचुएशन आए, मान लीजिए कि जब आप बात करो और उसमें पहले से किसी नाउन के बारे में बात ही ना हो रही हो, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात ही ना हो रहा हो, वो अननोन हो, अनडिफाइंड तो नहीं, लेकिन इनडेफिनिट हो, इनडेफिनेटली बात करो आप, ऐसे ही कुछ भी। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, मान लो आप दिल्ली से घर जा रहे हो, आपने स्टेशन पे किसी को बुलाया कि भैया मुझे रिसीव कर लेना, वहाँ पे कोई आया ही नहीं। आपके दोस्त ने कॉल किया आपको और आपने उससे कहा यार यहाँ तो कोई आया ही नहीं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कोई। क्या कह रहे हो आप? कोई आया ही नहीं। तो जब आप ये बात कहोगे तो क्या आप किसी व्यक्ति को मेंशन कर रहे हो? कोई व्यक्ति है जिसको आप मेंशन कर रहे हो? किसी का नाम आपने लिया था? नहीं। जिस दोस्त से आप बात कर रहे हो, क्या उसको पता है कि किसके बारे में कह रहे हो आप? नहीं। उसको ये लगेगा कि हाँ, किसी व्यक्ति से इन्होंने बात की होगी, या कुछ लोग आते होंगे जो नहीं आए। मतलब क्या है, ऐसे केसेस में आप चीज़ों को केवल मन ही मन में समझ लोगे कि हाँ, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे केसेस आएंगे, इस तरीके के केस होंगे और ऐसा कोई वर्ड यूज होगा इस जगह पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल लिख के मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि वहाँ ऐसे एक और मान लो आप कि मान लो आपके पापा ने भेजा कि जाओ मेरे लिए, मेरे एक दोस्त हैं या कोई हैं, वहाँ पे कोई होगा, एक जगह पे जाना है, उस जगह पे तुम्हें कोई गिफ्ट देगा या कोई चीज़ देगा, उसको लेकर के आना है। अब वहाँ आप गए, वहाँ आपको कोई मिला ही नहीं, तो आप क्या आकर के क्या बोलोगे? वहाँ तो कोई था ही नहीं, ठीक।
इसको कैसे लिखेंगे मैं लिख रहा हूँ। नन या नो वन वॉज देयर टू गिव मी द गिफ्ट। ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नन, कोई था ही नहीं वहाँ पे, ये एक वर्ड नन हो गया। उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूँ एक और होता है, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि कोई काम है जो बड़ा ही आसान है, तो आप क्या कहोगे, इसको तो कोई भी कर सकता है। ठीक, तो आप कैसे कहोगे, एनीबडी कैन डू दैट। यानी लिख लो आप, ये देखिए अब एनीबडी, इसको कोई भी कर सकता है। तो आप ये बताओ कि क्या आप किसी को मेंशन कर रहे हो इसमें, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? नहीं, आप इन चीज़ों को इंडेफिनेटली बोलते हो कि कोई भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे प्रोनाउंस होंगे या ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे होंगे। ये हम अपने मन में कुछ चीज़ें अंडरस्टूड रखेंगे, मतलब कुछ चीज़ें अपने मन में सोच के रखेंगे, उसके अनुसार हम यहाँ पे वर्ड्स लिख देते हैं। तो ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। इसी को बहुत सारे लोग इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैसे आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा प्रॉपर, इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जब ये प्रोनाउन आप यूज करोगे तो हर बार ऐसा तो है नहीं कि केवल व्यक्ति के बारे में बात करोगे, ऐसा भी तो होगा, वस्तु के बारे में बात करोगे, संख्याओं के बारे में बात करोगे, किसी भाव के बारे में बात करोगे, ये सारी चीज़ें होंगी ना। तो वो वर्ड होंगे कौन कौन से, तो मैं कुछ वर्ड आपको बताता हूँ। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, ये मैं अपने मन से चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। प्रोनाउंस फॉर पीपल या पीपुल जो पढ़ते हो, ठीक, देखिए क्या क्या हो सकता है वो। पहला 3-4 में लिखूंगा, ठीक, एनीबडी, समबडी, ये हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, एनीवन, समवन। मैं एक बार फिर से देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। हाँ भैया हो रही है। ठीक, एनीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, ये मैंने लोगों के लिए लिख दिया, पीपल के लिए। अब ऐसा हो सकता है कि थिंग्स के लिए आए, वस्तुओं के लिए आए, तो क्या करेंगे हम, प्रोनाउंस फॉर थिंग्स। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपने बडी और वन लिखा है ना, आपको वहीं पे क्या कर देना है, थिंग लिख देना। जैसे एनीथिंग और समथिंग। जैसे आप कहो, मान लो, इनको कैसे यूज होंगे सेंटेंस में, मुझे कुछ चाहिए खाने को। अब आप कंफर्म थोड़े कह रहे हो कि क्या चाहिए खाने को, कुछ आपको चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, सेब हो सकता है, केला हो सकता है, या रोटी हो सकती है, चावल दाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको जो पसंद आ रहा हो। आप पनीर मांग सकते हो खाने को। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या कहोगे, कैसे कहोगे, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। ठीक है, आई वॉन्ट समथिंग, वो समथिंग वो क्या है, इनडेफिनिट है ना, कंफर्म नहीं है ना, तो वो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, पक्का। अब देखिए, तो हम ये समझ गए कि क्या क्या वर्ड्स ये आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज आती हैं, जैसे आप ये देख लो, आपको ऐसा भी पता चलेगा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो क्वांटिटी बता रहे हैं। क्वांटिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे नंबर भी हो सकता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने कहा बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन कुछ ही लोगों को सेलेक्ट किया गया या चुना गया। मतलब मान लीजिए एक इंटरव्यू चल रहा है, जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा है, और क्या किया गया, जो कंपनी है उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया कि आइए आप लोग इंटरव्यू दीजिए, हम आपको जॉब देंगे। ठीक है, अब उन्होंने बुलाया तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन सबको तो जॉब देंगे नहीं, कुछ ही लोगों को दिया। तो आप इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे
many were invited, few were selected। ठीक है, ये देखिए वर्ड पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ देखिए ये दो वर्ड मेनी और फ्यू, जब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, तो जब आप मेनी कहोगे ना, तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे लोग। कहने का सेंस ये होता है कि वो काउंट नहीं कर सकते आप। तो जो चीज़ें काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेंस यहाँ पे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि लोगों को आप गिन नहीं सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन जो आप जिस सेंस में कह रहे हो बहुत सारे लोगों को, मतलब यू आर नॉट कैपेबल टू काउंट देम। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूँ कि उनको क्वांटिटी। तो मेनी वर इनवाइटेड, फ्यू वर सेलेक्टेड। तो ये जो मेनी वर्ड है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए तो यूज हुआ नहीं होगा कि चलो भैया ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, मोहन सोहन घनश्याम फनश्याम, जो भी मन में आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड तो यूज हुआ नहीं, मतलब किसी का नाम तो होगा नहीं, तो इनडेफिनेटली हमने यूज किया सभी को लेकर के, कि कोई भी आया होगा, बहुत सारे लोग आए होंगे, तो क्या हो गया ये इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं दोनों। ठीक है, ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, हो सकता है सम, और भी हो सकता है ऑल। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं, मैं 4 से बता रहा हूँ, 4 से बता रहा हूँ। आपको ये याद रखना है, सेंस याद रखना है कि ये किस सेंस में यूज हो रहा है। जब भी कोई प्रोनाउन ऐसा हो जिसका सेंस ये निकल के आ रहा हो कि इसके लिए, इस वर्ड के लिए पहले से किसी नाउन को मेंशन नहीं किया गया, किसी नाउन के बारे में बात नहीं किया गया, जिसको सब्स्टिट्यूट कर करके इस वर्ड को लिखा गया हो या इस प्रोनाउन को लिखा गया हो। ठीक है, और वो इनडेफिनेटली यूज हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। ठीक है, आप चाहो तो इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी उसको बोल सकते हो। क्लियर ये चीज। अब देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट वाली जगह पर भी और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर भी। तो जब ये सब्जेक्ट वाली जगह पर आएगा और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है तो मामला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट वाली जगह पे आएगा तो इसको वर्ब चाहिए। अब जब इसको वर्ब चाहिए तो हो सकता है कि वो वर्ब प्लूरल हो और सिंगुलर हो, ये डिसाइड करना हो। गलतियां यहीं पे होती हैं, जो एरर वगैरह मतलब निकालना होता है ना उसमें से, तो वो यही सारी चीज़ें होती हैं। ये तो पता चल जाता है हमें, आराम से ये वर्ड हम याद कर लेंगे, लेकिन इनका जब यूज होगा सेंटेंस में और इनके साथ जो वर्ब यूज हो रहा होगा उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो गलतियां हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो देखिए कौन कौन से वर्ब इनके साथ यूज होंगे, मैं बताता हूँ कौन कौन से वर्ब। मेरे कहने का मतलब है कि किसके साथ वर्ब जो है किस फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। तो जब भी ये सारे वर्ड आएंगे, मतलब ये somebody, someone या anybody या anyone, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ये पहले जानिए, आप पहले सेंस से समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनके साथ जो भी वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए क्या होता है, सुबह सुबह आपके दरवाजे पे कोई आपका दरवाज़ा खटखटा के भाग जाता है। ठीक, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए, तो आप क्या कह रहे हो, समवन, अलग अलग लिख रहा हूँ भैया, समवन नॉक्स एट द डोर इन द मॉर्निंग डेली। ठीक, देखिए अब ये समवन वर्ड आया है, ये देखिए मैंने लिखा है नॉक्स। जो वर्ब होता है वो होता है नॉक, नॉक मीन्स होता है खटखटाना। ठीक है, और कोई भी वर्ब है वो हमेशा किस फॉर्म में रहती है, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में रहती है। हमने इसके साथ यहाँ पे एस ऐड किया है। एस क्यों ऐड करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ एस, ई एस, आई ई एस कुछ भी ऐड करते हैं, मतलब वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एस ऐड किया गया है, ठीक, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। क्लियर? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इस तरीके के वर्ड जो भी हैं जिनमें बडी हो, वन लिखा हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हो, ठीक है, नो बडी, नो वन, ये सब भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, आप ये भी ले लो, नो बडी, नो वन या नन, ठीक है, या सिर्फ वन लिखा हो तब भी, ये भी है, ये ठीक है। तो ये वर्ड जब भी आएंगे तो इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म। ठीक है भैया, क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं। तो प्लूरल फॉर्म किसके साथ यूज होगा वो भी हम देखते हैं। तो अभी मैंने जो क्वांटिटी के लिए लिखा था ना, किसको किसको लिखा था मैंने? मेनी लिखा था, ठीक। मेनी तो आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा। इसको प्रोनाउन ना बना करके इसको लोग एडजेक्टिव बना के यूज करते हैं। मेनी पीपल, मेनी, उसके आगे कोई ना कोई नाउन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनी आ गया, फ्यू आ गया या सम आ गया, ठीक है। तो इसके साथ जो भी वर्ब यूज होगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम उसी को देखें तो लिखा हुआ था मेनी वर इनवाइटेड, ठीक है, और फ्यू वर सेलेक्टेड, ठीक है भैया। देखिए मेनी लिखा है, फ्यू लिखा है, मेनी के साथ क्या लिखा हुआ है? वर, ठीक है। फ्यू के साथ क्या लिखा हुआ है? वर। अब आपको अगर सीधा समझना है इसको, ठीक है, तो जब कहोगे आप बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, तो एक तो है नहीं, तो देखिए ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब के साथ प्लूरल। जब आप कहोगे कुछ लोगों को चुना गया, तो कुछ लोग एक व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होते हैं। तो एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वॉच का प्लूरल होता है, ये सभी को पता होगा, ठीक। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हो गया ना क्लियर? इतनी सारी चीज़ें हो गई क्लियर। मैं फिर से चेक करूँगा कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है भैया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे हम। हमने ये देख लिया कि ये सारे वर्ड हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक वर्ड ऐसा है जो बड़ा वर्सेटाइल है। वर्ड कौन सा है वो है इट। कौन सा वर्ड है? इट। अब जैसे मैंने इसको कहा कि इट जो है बड़ा वर्सेटाइल है, और ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, मतलब हमने इसको पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे क्या काम करता था? सीधी बात, पर्सनल प्रोनाउन का क्या काम होता है? किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इन सब को मेंशन करना, ठीक है, इन सब के बारे में बात करना, ठीक। ये यहाँ पे क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो काम इंडेफिनिट प्रोनाउन का है, मतलब इनडेफिनिटली बात करना किसी चीज़ के बारे में जो चीज़ें पहले से मेंशन ही नहीं है, ठीक है, वो काम करेगा। अब इसके देखिए बहुत सारे काम हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से काम हैं और क्यों यूज कर रहे हैं इसको, मैं ये भी बताऊँगा आपको। जब भी आप वेदर की बात करते हैं, मतलब मौसम की बात करोगे, ठीक है, या आप किसी को समय बताते हो, टाइम, या आप दूरी, में कह देता हूँ, दूरी के बारे में बात करते हो, डिस्टेंस हो गया, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, चलिए, टेम्परेचर, और भी बहुत सारे केसेज हैं। मैं 4 लिख रहा हूँ तो 4 ही लिखता हूँ, ठीक। टेम्परेचर, ये सब, ये 4 चीज़ें जब इनके बारे में आप बात करोगे, और भी चीज़ें हैं, मैं आपको इसी पे समझा रहा हूँ क्योंकि अधिकतर यही यूज होते हैं, ठीक है। वेदर, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, इनके बारे में जब भी आप बात करते हो तो कैसे बताते हो आप? ऐसे ना, देखो आप कहते हो मैं समय की बात करता हूँ तो आप कैसे कहते हो? 2 बजे हैं, ऐसे आप कहते हो, यही कहते हो ना। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना हो आपको, या मैं क्या करता हूँ, ऐसे बताता हूँ आपको, सिर्फ यही लिखा हो 2 बजे, सिर्फ इतना लिखा हो, ठीक है। या ऐसे लिखा हो, मैं टेम्परेचर की बात करूँ, ऐसे
30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। या मैं ऐसे लिख दूं, कौन सा वेदर, मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ रेनिंग आउटसाइड, ठीक। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, चलिए ये मिटा दिया। अब देखिए जब आप कहोगे 2 बजे, ठीक, या आप कहोगे सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, रेनिंग आउटसाइड, क्या कमी है इसमें? ऐसा क्या है जो इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? क्या 30 डिग्री सेल्सियस? किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का टेम्परेचर है, क्या क्या इसे कहना क्या चाहते हो आप? कुछ कमी है ना इसमें? या मैं कहूँ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश क्या हो रही है, हो रही थी, क्या मतलब? क्लियर नहीं है ना, इनकम्प्लीट है ना सेंस, ठीक। हाँ, वजह क्या है? वजह क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वजह मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं कहूँ जब सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी? मैंने लिखा इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, या मैं ऐसे कह दूँ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इट को सब्जेक्ट बनाया, क्यों बनाया? देखिए, कोई भी सेंटेंस जो होता है इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी सेंटेंस हो, उसको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस लिखोगे तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ठीक है। हाँ, अब आपके मन में पहली बात आई होगी, अच्छा तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कम हियर, ठीक। या ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने कह दिया गुड मॉर्निंग, ठीक। ये तो बात है, इसमें तो है ही नहीं, ये तो रोज यूज होते हैं, धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं, है ना सर? तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा एक ही सब्जेक्ट रहता है और वो रहता है यू। क्योंकि आप किसी को आदेश, किसी से रिक्वेस्ट, मतलब किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको सुन रहा होगा ना कि ज़बरदस्ती कर रहे होगे, ऐसा तो कर नहीं रहे होगे, उसी को तो उसी से बात कर रहे होगे ना, तभी तो ये सारी चीज़ें कर रहे होगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब सामने वाले से कर रहे होगे ना। तो सामने वाला क्या होता है? लिसनर। लिसनर क्या होता है? सेकंड पर्सन। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया था, ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, और यही हमेशा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ऐसे इसका मतलब होता है यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ कम हियर। वजह हमेशा यही रहता है, चेंज ही नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं लोग? हटा देते हैं, ठीक है। ऑकवर्ड ना लगे, हम पहले से सीख रहे हैं ना, बार बार कहेंगे तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तो इससे अच्छा है यहाँ आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। जब हम देख ही रहे हैं तो तुम कहने की क्या ज़रूरत है? एक ही व्यक्ति हो तो आप क्या कहोगे? तुम यहाँ आओ, सीधा बोलोगे ना यहाँ आओ, तो हटा दिया आपने। बार बार यूज करने की ज़रूरत नहीं है, वजह पहले से चीज़ें अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यानी इसमें भी सब्जेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है आई विश यू, या आप मान लो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया, आई विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक। तो देखिए आई विश यू, यही हमेशा यूज होगा जब आप किसी को कहोगे, यही तो हमेशा यूज होगा ना, तो इसको भी हटा दिया हमने। जब आप किसी से, मान लो किसी को बर्थडे विश कर रहे हो आप, तो क्या कहते हो? मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, या इतना बोलते हो आप लोग? जन्मदिन की, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू लगा देते हो आप आगे, ये तो करते हो ना, बस। तो यानी इसमें सब्जेक्ट है, ठीक। वो बार बार वही चीज़ें यूज होती हैं, इसलिए उसको ओमिट कर दिया गया या छुपा दिया गया है, बोलते नहीं हैं हम, है इसमें सब्जेक्ट वगैरह, ठीक। हाँ, तो अब हम आते हैं, बात यहाँ करते हैं कि इट के बारे में। हमने ये कहा कि जब इस तरीके से सेंटेंस लिखा होगा, आपको दूरी बतानी हो, ठीक है, वेदर के बारे में बताना हो, टाइम बताना हो, ये सारी चीज़ें बताना हो आपको, ये सब, तो क्या क्या होता है? देखिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो भैया। टाइम
डिस्टेंस, टेम्परेचर, वेदर। मैं बोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है ना, थोड़ा सा उस पर चला गया था मैं। वजह थी भैया समझाना, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप उसको लेके उड़ते रहो तो सही नहीं है ना। देखिए, तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप इस तरीके से बताओगे, आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते ना तो 2 बजे। क्या 2 बजे मतलब क्या है? आप किसी कोई रास्ते में आ रहा है तो उससे मान लो आपको दोस्त आया, आपने उससे जाके कह दिया 2 बजे, क्या मतलब है इस बात का? कुछ सेंस नहीं निकलेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको इसके साथ कुछ चीज़ें जोड़नी है, यानी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। आपको यही कहना हो 2 बज रहा है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट आप रखोगे क्या? तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन ही नहीं होता है तो बनाया जाता है, एक अरेंजमेंट की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग डमी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। और ये ऐसा सब्जेक्ट होता है या ऐसा वर्ड होता है जो उस सेंटेंस में अपना कोई सेंस नहीं देगा, वो सिर्फ उस जगह को भरेगा। जो अरेंजमेंट है हमारे पास कि सेंटेंस हमारा होना चाहिए ऐसे, सब्जेक्ट आए उसमें, उसके बाद वर्ब आए उसमें, और उसके बाद जो भी चीज़ें आनी है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, जो भी आना है वो आता रहे। तो इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए या इसको फुलफिल करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है? डमी सब्जेक्ट। अब डमी सब्जेक्ट किसको बनाया जाता है इस तरीके के सेंटेंसेज में? वो बनाया जाता है इट को। किसको बनाया जाता है? इट, ठीक है। तो इन सारे, जब भी आप इन चीज़ों की बात करोगे तो इसमें इट को डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि बारिश हो रही है, ठीक है, तो अब जब आपको ये लिखना हो, सेंटेंस को लिखना हो, तो बारिश होना वर्ब है कि नहीं है? बारिश होना वर्ब है, ठीक। हमारे हिंदी में अरेंजमेंट है ना, हमने कह दिया बारिश हो रही है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहोगे? ऐसे थोड़ी लिख दोगे आप, रेनिंग, ऐसे थोड़ी लिख दोगे आप। या बारिश होती है तो ऐसे थोड़े लिख दोगे कि रेन, नहीं, ठीक। सब्जेक्ट चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? इट रेन्स, बारिश होती है, ठीक है। या बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट का काम इसमें कर रहा है। अब ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, ठीक। एडवर्ब क्यों? इस वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब को मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला ही वर्ड जो होता है, या सभी को मॉडिफाई करने वाला, केवल नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात ना हो रही हो, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बात हो रही है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो वर्ड जो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है? एडवर्ब है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये ठीक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रॉपर, पक्का। तो इट ऐसे केसेज में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डमी सब्जेक्ट। और ये यहाँ पे क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यह किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये किसी का नाम है नहीं, किसी का नाम होता तो नाउन होता, किसी का नाम है नहीं तो क्या है? प्रोनाउन। अब ये कैसे कह रहे हो किसी का नाम नहीं है? तो ये भी वर्ड तो किसी का नाम नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट वाली जगह पर और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर, इन दोनों जगहों पर जो वर्ड यूज होते हैं, और उसमें भी मैंने पार्ट्स आपको करके दिखाया था, जो हेड वर्ड होता है उस जगह पे जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? या कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो ये कहाँ यूज हो रहा है? सब्जेक्ट वाली जगह पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाली जगह पर किसी का नाम तो है नहीं, तो अगर किसी का नाम नहीं है तो फिर क्या है? प्रोनाउन। क्लियर? एक एक चीज़ आप हर बात को बिठा बिठा के देख के चलो, ठीक है, फिर चीज़ें भूलेंगी नहीं। क्लियर हो गया इतना? पक्का ना? ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, जैसे देखिए, आपने कहा ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की थी, तो क्या कहते हैं इसको? इट इज आई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हु हेल्प्ड यू, या मैं ही था, इट वाज आई
हु हेल्प्ड यू, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया पक्का। और इट के साथ हमेशा कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि डमी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं बना सकते आप इसको। ठीक है, मतलब इट के बारे में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई और वर्ड लेके आ रहे हो आप तो कह दो मेरे को तो तुमने कहा था कि बना ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। हो गया इतना क्लियर। एक वर्ड और होता है वन। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है और इसके साथ ये सब्जेक्ट वाली जगह पर यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऑब्जेक्ट वाली जगह पर यूज करोगे तो आपको वन सेल्फ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यही सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, बस इतना ही। और इसका पॉसेसिव केस होता है वंस, ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ। ठीक है, क्लियर, बताऊंगा पूरा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आज के लिए भैया इतना ही, धन्यवाद। और जैसे देखिए, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना ये है कि क्या है भैया, कई लोगों की शिकायत ये है कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं भेजता हूँ या नहीं डालता हूँ। वजह ये है कि मैं ड्यूटी से समय कम डालता हूँ, उससे बच के फिर समय निकाल करके फिर मैं ये डालता हूँ। तो कई बार क्या होता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी बाहर जाना पड़ेगा और सारी चीज़ें करना पड़ेगा, तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूँगा मैं, हर जगह ये बोर्ड तो मिलेगा नहीं। अब मैं ऐसे फ़ोन पे बैठ के ऐसे फ़ोन से रिकॉर्ड करके पढ़ाऊँ तो भी आपको परेशानी होगी, लिखना तो ज़रूरी है। तो ऐसे आप मान के चलिए, ये आप मान के चलो कि वीक में 3 वीडियोज़ मैं डालूँगा ही डालूँगा। ठीक है, तो आप एक संडे या मंडे में से ले लो, तो उसके बाद ट्यूसडे या वेंसडे में से एक और फ्राइडे सैटरडे में से एक। ठीक, ये 3 दिन आप मान के चलो, संडे कर लो भैया एक दिन एडजस्ट। ठीक है, तो वीक में आप 3 वीडियोज मान के चलो मैं डालूंगा। ठीक है, बस बाकी जो समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। बाकी भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।